तेजस्वी यादव नौकरी घोटाले में पेश हो गए हैं सीबीआई के सामने। सवालों का सामना करना पड़ रहा है उनको। नौकरी घोटाले में लालू परिवार पर यह कसता हुआ शिकंजा नजर आ रहा है। एक तरफ सीबीआई, दूसरी तरफ ईडी। तेजस्वी यादव से सीबीआई की पूछताछ जारी है इस वक्त। थोड़ी देर पहले, लगभग 15-20 मिनट पहले वो पहुंच चुके हैं और अभी इस वक्त सीबीआई मुख्यालय में उनका सामना सीबीआई के अधिकारियों से हो रहा है। दो तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं। तेजस्वी की सीबीआई में पेशी हो चुकी है और दूसरी तरफ ईडी दफ्तर पहुंची मीसा भारती। तो लालू यादव और उनका पूरा परिवार इस वक्त शिकंजे में है। या एजेंसियों की अगर बात करें तो नकेल उनके ऊपर, सवालों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव सीबीआई में पेश हुए हैं, सवालों का सामना उनको करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ उनकी बहन लालू यादव की बेटी मीसा भारती नौकरी घोटाले मामले में ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। देखिए, कई समन भेजा गया था इसके पहले तेजस्वी यादव को, 3 समन, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था अपने परिवार का और अब वो आखिरकार पेश हुए हैं पहली बार और अब सवालों का सामना उनको करना पड़ेगा। हो सकता है कि आज बहुत लंबे चौड़े सवालों का भी सामना करना पड़े। इस वक्त हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पटना से आदित्य वैभव जुड़ रहे हैं, हिमांशु दिल्ली से और श्रेया चटर्जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रेया, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, अभी क्या हालात हैं? क्योंकि अभी सीबीआई के सामने पेश हो चुके हैं तेजस्वी यादव, पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका होगा। जी बिल्कुल, सीबीआई हेडक्वार्टर्स में तेजस्वी यादव से पूछताछ शुरू हो चुकी और दूसरी तरफ मीसा भारती जो है वो ईडी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। दोनों ही पहली बार आज अपीयर कर रहे हैं। इसके पहले सीबीआई की तरफ से भी जो समन तेजस्वी यादव को की गई थी वो परिवार में हेल्थ रीजंस की वजह से वो अपीयर नहीं किए। कोर्ट से आदेश आने के बाद हम देख रहे हैं कि आज पहली दफा तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने पेश हो रहे। कई सवाल है जिसको आज उनको सामना करना पड़ेगा, जैसे इरेगुलरिटीज की बात की जाए, जो नौकरी के बदले जो जमीन का जो ये मामला है, इसमें कितने जो लोग थे उससे जुड़े जो दस्तावेज सीबीआई ने बरामद की है, इन सारे जो एविडेंस है उनके सामने पेश की जाएगी और उसी को लेकर आज उनसे पूछताछ की जाएगी सीबीआई मुख्यालय में। बिल्कुल श्रेया, आप नजर बनाकर रखें। दूसरी तरफ हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ तेजस्वी यादव की पेशी सीबीआई के सामने, दूसरी तरफ ईडी दफ्तर में पहुंचना होगा मीसा भारती को। क्या वो पहुंच चुकी हैं या अभी पहुंचने वाली हैं? किस तरह की वहां पर तस्वीरें आपको नजर आ रही है हिमांशु? अब से कुछ ही देर पहले, हम कह सकते हैं 2 से 3 मिनट पहले ही यहाँ पर मीसा भारती पहुंची हैं और ये देखिए ईडी के हम मेन जो हेड ऑफिस है उसके बाहर ही मौजूद है और अभी यहाँ पर मीसा भारती पहुंची और साथ में उनके वकील भी थे। उनको सम्मन दिया गया था, 11 बजे का टाइम था और ठीक अपने टाइम पे यहाँ पर मीसा भारती ईडी ऑफिस पहुंच गई है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में ये पूछताछ होनी है और जब 2004 से 2009 के बीच ये आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी से, लेकिन इस मामले में ईडी ने समन किया था और ईडी के सामने मीसा भारती को पेश होना था। तो मीसा भारती यहां पर पहुंच गई हैं और अब देखना होगा कि कितना वक्त लगता है इस पूरी पूछताछ में, क्योंकि इसके पहले समन जब जारी किया था तो जो जमीनें थी, जिनकी जमीनें ले गई थी, उस जमीनों में टोटल 7 जो जमीनें थी उनके ट्रांसफर की बात थी। 1,05,000 स्क्वायर फीट जमीन थी, तो उसकी जो जमीन की जो कीमत थी, जो जमीनें खरीदी भी गई तो उन बेहद कम खरीदी गई और कुछ गिफ्ट की गई। तो उससे रिलेटेड ही जो सूत्र कह रहे हैं, सवाल पूछे जाने हैं, उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाने हैं कि जो पैसे वो आए या जो जमीन है उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया गया। तो ये सारे जो पूरे रिलेटेड क्वेश्चनर है वो पहले से ही तैयार है। जो केस से आईओ हैं, जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पर ईडी ऑफिस पहले ही पहुंच गए थे और अब मीसा भारती यहां पर पहुंच गई हैं। जी बिल्कुल हिमांशु, आप नजर बनाकर रखें। श्रेया भी दिल्ली में मौजूद हैं, आप दोनों सहयोगी, और साथ ही पटना हम ले चलेंगे सभी दर्शकों को अपडेट हासिल करने के लिए। आदित्य वैभव हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले तेजस्वी यादव पेश होने से पहले क्या उन्होंने बयान दिया, क्या कुछ कहा, दर्शकों को सुनवा देते हैं। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। हम लोगों शुरू से ही हम लोगों ने कोऑपरेट किया है, सहयोग किया है, लेकिन जो देश में माहौल है आप सब लोग जान ही रहे कि झुकना जो है बहुत ही आसान है और लड़ना जो है बेहद ही मुश्किल है। तो हमने लड़ने का फैसला किया है और हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। तो झुकना आसान है, लड़ना बेहद मुश्किल, और हमने फैसला किया कि लड़ेंगे, ये कहना है तेजस्वी यादव का। आदित्य वैभव पटना से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आदित्य, राबड़ी निवास के बाहर आप मौजूद हैं, किस तरह की सियासत अभी देखने को मिल रही है बिहार में, पटना में क्या हलचल है इस वक्त?
जी बिल्कुल, जहाँ तक देखा जाए तो हम अभी ठीक राबड़ी आवास के सामने ही खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ बिजनेस एज यूजुअल दिख रहा है और ये किसी और दिन की तरह ही नॉर्मल यहाँ की फंक्शनिंग है और इतनी ही भीड़ यहाँ ऑलमोस्ट हुआ करती है ना के बराबर। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये सारी बातें सामने आई और जिस तरह से राहुल गांधी का सबसे पहले कॉन्विक्शन हुआ सूरत के कोर्ट के द्वारा और उसके तुरंत बाद उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया और जिस तरह से महागठबंधन के नेताओं ने इस पूरी बात का पुरजोर विरोध किया, आप इस बात को समझ सकते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में जदयू कहीं साफ तौर पर सामने नहीं आ रही थी। बड़ी बात यह है कि जब बिहार विधानमंडल का सेशन पूरे दिन का खत्म हो चुका था, उसके बाद जाकर करीब 7:30 बजे के आसपास जदयू के पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने ट्विटर पर जाकर राहुल गांधी के ऊपर हुए एक्शन की भर्त्सना की थी। तो बड़ी बात यह है कि ठीक है आदित्य, आप नजर बनाकर रखें। निश्चित तौर पर हम देख पा रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। किस तरह से वार पलटवार सियासी हमें देखने को मिल रहा है, नजर बनी हुई है। लेकिन अखिलेश यादव ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखी है। क्या उन्होंने बयान दिया है, आप सभी को हम सुनवाते हैं। वो विषय बहुत दिनों से चल रहा है और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का छापा पड़ना, उनके प्रति या उनके साथ लगातार इन एजेंसियों ने भेदभाव किया है और भेदभाव इसलिए किया जा रहा है कि वो अपमानित महसूस करें। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये लगातार राष्ट्रीय दल, नेशनल पार्टीज कोशिश करती है रीजनल पार्टीज को अपमानित करने के लिए, बदनाम करने के लिए। एक जमाने में जब कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी थी तो वो क्षेत्रीय दलों के ऊपर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के छापे लगवाती थी। आज बीजेपी है तो वो रास्ता वही है, रास्ता अलग नहीं हुआ है। अब दो प्रमुख बातें थी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी उपयोग किया था ईडी, सीबीआई, सबका दुरुपयोग बीजेपी के साथ साथ लपेटा कांग्रेस को भी, और साथ ही ये भी कह दिया कि कांग्रेस को आगे आना चाहिए, क्षेत्रीय दलों को आगे रखना चाहिए, साथ चलना चाहिए। लेकिन इस बीच ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब पेश होने से पहले तेजस्वी यादव अपने काफिले के साथ पहुंचे हुए थे सीबीआई दफ्तर में। इस वक्त उनकी मौजूदगी है जहां सवालों का सामना उनको करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ उनकी बहन लालू यादव की बेटी मीसा भारती ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए। हिमांशु, इस वक्त मीसा भारती पहुंच चुकी हैं, सवालों का सिलसिला शुरू हो चुका होगा, पूछताछ शुरू हो गई। देखिए, मीसा भारती के पहुंचने से पहले ही जो तमाम इस केस के जुड़े ऑफिसर थे वो यहां पर पहुंच चुके थे और जाहिर तौर पर जब ये सम्मन जारी किया गया होगा तो उसके पहले ही ईडी ने पूरी तैयारी कर ली होगी। एक क्वेश्चनर होगा जो कुछ भी मीसा भारती से पूछना होगा, उससे जुड़े सवाल उनके पास पहले से ही तैयार थे और 11 बजे का वक्त था और 11 बजे ही मीसा भारती आई और साथ साथ उनके एक वकील भी थे। 11 बजे वो यहाँ पर ईडी ऑफिस पहुंचती हैं और वो अंदर चली गई और इसके बाद जो अधिकारी हैं, जो हमें जानकारी मिल रही कि अब से कुछ देर बाद ही यहां पर पूछताछ शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी वो तुरंत ही, हम कह सकते हैं मुश्किल से 5 मिनट हुआ है आशुतोष जब मीसा भारती यहां पर पहुंची हैं, तो कुछ देर में ही यहां से पूछताछ शुरू हो जाएगी। और इससे कुछ देर पहले, तकरीबन हम कह सकते हैं आधे घंटे अब हुए होंगे, जब तेजस्वी यादव सीबीआई पहुंचे थे और ये जो पूछताछ हो रही है आशुतोष, ये लैंड फॉर जॉब स्कैम है, उससे जुड़ी हुई पूछताछ हो रही है। और जब इन मीसा भारती के पिता लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे 2004 से 2009 के बीच, तो उस दौरान का आरोप है कि किस तरीके से नौकरियां दी गई थी जमीन के बदले। जब भी हिमांशु हमने देखा है इतिहास में कि किसी से भी पूछताछ हुई है, कोई भी अभियुक्त या आरोपी बनाया गया है, तो सीबीआई हो या फिर ईडी, अलग अलग पूछताछ तो की है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि दोनों को सामने बिठाकर, आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हुई है। तो हो सकता है यह भी संभव हो कि तेजस्वी यादव और फिर मीसा भारती को भी सामने ईडी बुलाकर पूछताछ करे या फिर सीबीआई भी। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अगर एक केस है और एक केस से जुड़े हुए जो भी लोग होते हैं तो उनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने की प्रक्रिया होती है, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां पर कंट्रोडिक्शन आता है। यहां पर सीबीआई जो है वो इस पूरे मामले में जो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के जो आरोप लग रहे हैं उस एंगल पे जांच कर रही है और सीबीआई जो है वो पूरा जो केस है, जब केस रजिस्टर किया तो उस तरीके से आगे बढ़ रही कि किस तरीके से नौकरी के बदले, जमीन के बदले नौकरी दी गई। 7 डील सीबीआई के सामने अभी तक आई हैं, जिनमें 1,05,000 स्क्वायर फीट की जमीन की बात है, जिनकी जांच फिलहाल की जा रही है।
तो इस पूरे मामले में आज ईडी, देखिए दोनों एजेंसियां अलग है, सीबीआई के सामने पेश हुए हैं तेजस्वी और ईडी के सामने पेश हुई उनकी बहन। तो आने वाले टाइम में जाहिर सी बात है, क्योंकि आरोप एक है, तो ये बेहद बहुत ज्यादा संभव है कि एक दूसरे के आमने सामने बिठा करके जो कंट्राडिक्शन अगर होगा, कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनके पूरे जवाब नहीं मिलते हैं या कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं है, तो इन सारे सवालों के जवाब के लिए आमने सामने बिठाकर पूछताछ की प्रक्रिया होती है और यहां भी एजेंसियां इस प्रक्रिया को अपना सकती हैं। लेकिन अभी चूंकि ये आज हम कह सकते हैं कि सीबीआई के सामने लैंड फॉर जॉब स्कैम में पहली बार जब तेजस्वी से पूछताछ हो रही है, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके का जो सोर्सेज से निकल के आता है कि किस तरीके से सीबीआई इसके बाद कहती है कि क्या कोऑपरेट किए, उनके सवालों के जवाब उन्हें मिले कि नहीं मिले, या फिर यहाँ पर ईडी के सामने जो मीसा भारती पेश हुई है तो उनके सवालों के जवाब मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ पर कोऑपरेशन एक चीज आती है एजेंसी की तरफ से, हमने देखा है कि किस तरीके से उनको कोऑपरेशन की वो कहते हैं कि हमें कोऑपरेशन नहीं मिला या मिला, तो ये एक बेहद अहम चीज होती है। ये देखना होगा कि जो इनके सवालों के जवाब जो ईडी या सीबीआई को चाहिए वो उनको मिल पाते हैं कि नहीं। बिल्कुल, सवाल का जवाब देना भी होगा। हिमांशु, आपका बहरहाल आपका शुक्रिया, श्रेया भी आपका शुक्रिया, आदित्य आपका भी शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर देखिए, राहुल गांधी की सदस्यता जाने को लेकर कांग्रेस काफी आक्रामक है। दोपहर 1 बजे खुद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कांग्रेस मुख्यालय में होने वाले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस शासन वाले 2 राज्यों के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे, यानी राजस्थान के सीएम और छत्तीसगढ़ के सीएम। राहुल को लेकर कांग्रेस ने एक्शन प्लान भी तैयार किया हुआ है। कांग्रेस कानूनी और सियासी दोनों लड़ाई लड़ेगी। सोमवार से देश के सभी जिलों में संविधान बचाओ मोर्चा निकालने की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी, अपने नेता के लिए, राहुल गांधी के लिए। लोकसभा सदस्यता किस तरह से उनकी गई, अब इसको लेकर आक्रामक मूड में कांग्रेस पार्टी। इसको लेकर कल शाम को देर तक महामंथन का दौर भी चला, जहां कांग्रेस पार्टी के तमाम जो सीनियर लीडर्स थे उनकी मौजूदगी थी, लेकिन राहुल गांधी उस बैठक में नहीं पहुंचे। उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम जो दिग्गज पार्टी के नेता हैं उन्होंने महामंथन किया है। लेकिन अब सोमवार से प्रदर्शन की तैयारी है कांग्रेस की तरफ से। इसी आवाज को नहीं दबा रहा है। अगर इस देश में सबसे अधिक कोई दूसरे को अब्यूज करता है तो राहुल गांधी है। इंग्लैंड में गए तो भारत के लोकतंत्र को अब्यूज कर दिए। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स बहुत साफ है। जनता हमें वोट दे तो लोकतंत्र ठीक है, जनता हमें वोट नहीं दे तो लोकतंत्र गड़बड़ है। मीडिया उनकी प्रशंसा करे तो मीडिया ठीक है, मीडिया आलोचना करे तो गड़बड़ है। उन्होंने इसी लोकसभा में अडानी प्रकरण में पूरा 1 घंटा बोला था कि नहीं बोला था, मुझे बताइए। इन्हीं कांग्रेसी लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री को राज्यसभा में बोलने से रोका था कि नहीं रोका था, याद करिए, हल्ला करते रहे। तो ये तो इनका हाल है। तो अगर इनको वोट नहीं मिलता तो ये गुस्साते हैं, आलोचना करते हैं। मेरे भाई ने क्या किया? अडानी का मुद्दा उठाया। मेरे भाई ने अडानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे संसद में, इसीलिए ये सब हुआ है। जो केस, जिस केस का स्टे कंप्लेनेंट ने खुद मांगा था, 1 साल से स्टे था, अडानी पे जो भाषण दिया मेरे भाई ने, उसके बाद अचानक उस कंप्लेनेंट ने उस केस को जिंदा क्यों किया? ये सरकार अडानी पे जवाब देना नहीं चाहती, डरती है इन सवालों से, इसीलिए ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है ताकि राहुल जी संसद से निकल जाए। देखिए, मैंने कहा है कांग्रेस लड़ेगी, राहुल जी लड़ेंगे। और इस पूरे मामले पर, पूरे प्रकरण पर कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे से हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का, आपको हम सुनवाते हैं। खड़गे साहब, क्या आप लोग को अंदेशा था कि ऐसा होने वाला है, और किस तरह से, कितनी बड़ी संकट की घड़ी है ये आपके? ये देखिए, पॉलिटिक्स में जब हम लड़ते हैं, पॉलिटिक्स में जब हम उतरते हैं तो हर चीज पे हमको लड़ना पड़ता है। ये राहुल जी सत्य के लिए लड़ रहे थे और अहिंसा मार्ग से लड़ रहे थे, लेकिन उनकी जबान बंद करने के लिए इतने लाइटनिंग स्पीड में उनको डिस्क्वालीफाई किया गया कि ताकि उनको सच बोलने से रोका जाए। और इससे उनको बड़ी खुशी हो गई होगी,
लेकिन पूरे देश के लोग बड़े चिंतित है। लोकतंत्र में ऐसा हो रहा है और संविधान जीवित रहते हुए भी संविधान के तहत सरकार नहीं चल रही है और लोकतंत्र में हम फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इस पे अगर ताला लगाते हैं तो इससे बड़ी बुरी बात लोकतंत्र में और कुछ नहीं हो सकता। और राहुल जी बड़े धैर्य के साथ, संयम के साथ इसका मुकाबला करेंगे। वो पहले भी करते हुए आए हैं, आगे भी करेंगे। पूरी पार्टी उनके साथ है। एक नेता को उसकी छवि खत्म करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, ये होने वाली बात नहीं है। उन उसूलों के लिए लड़ रहे हैं। जी, पर इसको प्रियंका गांधी ने ये कहा है कि कश्मीरी पंडितों का प्रधानमंत्री ने भरी संसद में अपमान किया, राहुल गांधी के नेहरू सरनेम को लेके सवाल खड़ा किया। लेकिन आज ये इस पे बीजेपी इसलिए आ गई क्योंकि लगातार राहुल गांधी अडानी का मसला उठा रहे हैं। सच है, अदानी का मसला बार बार उठाना चाहिए क्योंकि ये तो देश के लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत बड़ा खतरा है। और जो सरकार, मौजूदा सरकार है, वो खुद ही पैसे बनाने के लिए वो मदद कर रही है। पर राहुल ही क्यों, मतलब राहुल को ही क्यों चुप कराना चाहेगी सरकार? बिकॉज बार बार वो सत्य बोलते हैं और इस विषय पे उनका जो कहना है मजबूती से कहते हैं, दूसरों के जैसा आधा बोल के आधा छोड़ नहीं देते। आपको लगता है कि नाइंसाफी है, राहुल गांधी को समय कम दिया गया, मतलब कि 24 घंटे के भीतर कार्रवाई हो गई है, क्या इसको लेकर भी आप लोग मुद्दा बनाएंगे कि बोलने का मौका नहीं मिला? ये देखिए, जो जिस लाइटनिंग स्पीड से उन्होंने काम किया, यही दर्शाता है कि वो राहुल जी का मुंह बंद करना चाहते हैं। राहुल जी को सदन से बाहर अगर निकालेंगे तो उनको बोलने वाला कोई नहीं रहेगा, ऐसा उन्होंने एक तर्क बना लिया है। लेकिन राहुल जी जो अंदर बोलते हैं वो बाहर भी बोलते रहेंगे, हमारे मीटिंग्स में भी बोलते रहेंगे। देश के तमाम कोने कोने में जाकर वो अपनी बात को रखेंगे और इस मुद्दे को तो छोड़ेंगे नहीं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अगर माफीनामा दे देते या कह देते कि भाषा में गलती हो गई कोर्ट में, तो शायद मामला इतना तूल नहीं पकड़ता। बार बार जज ने पूछा कि क्या आप माफी मांगेंगे, तो राहुल गांधी ने मना कर दिया। क्या वो गलती हुई या उस पर आप लोग टिके? गलती क्यों हो गई? अरे ये कोलार में इलेक्शन स्पीच है और किसी व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने कोर्ट में केस डाला, उस व्यक्ति को तो कुछ नहीं बोला और वो कोई गरीब ने खुद को अमीर कहलाता है। और ऐसे लोग जो बाहर भाग गए और यहाँ जो डिफेंड कर रहे हैं, उनको इससे नुकसान क्या होगा? नुकसान किसी का भी नहीं है, लेकिन इस बात का उन्होंने तोड़ मरोड़ के जाति विशेष का मामला बनाया जा रहा है सर अब कि ओबीसी, यहाँ पे नड्डा साहब ने सीधे कहा है कि ओबीसी जाति का अपमान किया है। ओबीसी जाति का अपमान वो करते हैं, हजारों सालों से किए, सैकड़ों सालों से किए, आजादी से पहले भी करते आए, आजादी के बाद भी करते। ये बीजेपी, आरएसएस, नड्डा, मोदी जी, ये सभी लोग ये आरएसएस की फिलॉसफी को लेके बैकवर्ड को कुचल दिए, यही लोगों ने। 24 की लड़ाई में इसका असर पड़ेगा? क्या सहानुभूति राहुल गांधी को मिलेगी इसको लेकर? देखो, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं लड़ रहे, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। जनता के मुश्किलों के लिए, जनता जो आज समस्याओं का एक समस्या से जूझ रही है, उन समस्याओं के लिए हम लड़ रहे हैं। वोट आता है जाता है, लेकिन आजादी और लोकतंत्र और संविधान और हमारी बोलने की आजादी और लिखने की आजादी, इसके लिए हम लड़ रहे हैं।
पीछे नहीं हटने वाले सर, इस पूरी लड़ाई में आप साथ में हैं राहुल गांधी के और पूरी पार्टी खड़ी है। राहुल, ये देखो, हटने का सवाल ही नहीं ना। हम तो कानून संविधान के तहत लड़ रहे हैं, डेमोक्रेसी में है, क्या डिक्टेटरशिप में है थोड़ी, तो हुकुमशाही में तो नहीं है, हम लोकशाही में है। तो ये टिकाने के, लोकशाही टिकाने के लिए और संविधान की रक्षा करने के लिए हम लड़ते रहेंगे। और राहुल जी जो बात बोले हैं उसको हम 100 बार रिपीट करेंगे। आप सबका विशेष रूप से हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आप सबने बहुत सकारात्मक भाव के साथ प्रदेश के अंदर हुए कार्यों को देश और दुनिया के सामने पहुंचाने का कार्य किया है। 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश कहां था और इन 6 वर्षों के अंदर जो परिवर्तन हुआ है वह परिवर्तन एक नए उत्तर प्रदेश की गाथा को सबके सामने भी रखता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ये 6 वर्ष उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। फुल मेजॉरिटी की सरकार और सरकार की स्थिरता का मतलब क्या होता है? यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर परस्पर समन्वय और संवाद के माध्यम से उसे प्राप्त किया है। तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्हें अब आप सुन रहे थे। और दरअसल 2.0 यानी कि दूसरे कार्यकाल का आज 1 वर्ष पूरा हो गया है और अपने काम, अपनी उपलब्धियों को जनता जनार्दन के सामने रख रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ करते। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो परंपरागत जाति, मत, मजहब, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इस सब के नाम पर जो राजनीति होती थी, इससे अलग हट करके उत्तर प्रदेश की पहचान, उत्तर प्रदेश के अनुरूप असीम संभावनाओं वाले प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान हो, उस रूप में उसे आगे बढ़ाने के लिए जो 10 सेक्टर चिन्हित हुए, उस पर हमारी पूरी टीम ने काम किया। ये 6 वर्ष में से मित्रों 3 वर्ष तो वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ते हुए, जूझते हुए व्यतीत हुए और उसी में हम लोगों ने राह भी निकाली। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने इस दौरान अनेक उपलब्धियां हासिल की। जो उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो सकता, विकास की कोई सोच नहीं है, आज वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सभी फ्लैगशिप स्कीम में देश के अंदर नंबर 1 की दौड़ में है, नंबर 1 की यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में लोगों की धारणा थी कि नहीं, वहां तो परिवारवाद है, वहां भ्रष्टाचार है, वहां हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता है। 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ। 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है। देश के सबसे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश की गिनती हो रही है। अपने युवाओं के बारे में एक बेहतरीन सोच को आगे बढ़ाने वाले राज्य के रूप में हो रही है, जहां सरकारी नौकरियों में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता तो रहेगी ही, लेकिन निजी क्षेत्र में भी नौकरी और रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए,
जो प्रयास हुए हैं डबल इंजन सरकार के द्वारा, उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। आज आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ से अधिक निराश्रित महिला, वृद्धावस्था पाने वाली, पेंशन पाने वाली महिलाओं, दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना केवल पेंशन की सुविधा उत्तर प्रदेश वर्तमान में उपलब्ध करा रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर तमाम अभिभावक इस बात के लिए चिंतित रहते थे कि बिटिया विवाह योग्य होगी, क्या होगा, बेटी को कैसे पढ़ाएंगे। आज 14 लाख से अधिक बेटियों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से आच्छादित किया गया है और प्रदेश के अंदर बिटिया की पढ़ाई पूरी होगी तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी उस बेटी की शादी के लिए शासन के सहयोग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। 2.25 लाख से अधिक बेटियों की शादी ब्याह से संपन्न हो गया। लगातार इस पे कार्य चल रहा है। महिला स्वयंसेवी समूह एक नए मॉडल के रूप में आज उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। महिला और बाल विकास विभाग के पोषाहार योजना को हर कुपोषित परिवार तक पहुंचाने का कार्य और उनके स्वयं के प्लांट हर ब्लॉक खंड स्तर पर लगाए जा रहे हैं। वहीं महिला सशक्तिकरण, स्वावलंबन और सम्मान के एक आदर्श के रूप में भी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। युवाओं को आसानी से नौकरी भी मिल सके, वे आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर भी हो सके, उनके द्वारा स्वतः रोजगार को भी आगे बढ़ाने का प्रयास हो सके। उत्तर प्रदेश आज अपने एमएसएमई को जिस रूप में प्रमोट किया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश में और दुनिया में एक नई धूम मचा रहा है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पियों, कारीगरों को एक नई पहचान दिला रहा है। 2 करोड़ युवाओं को तकनीकी दृष्टि से हम सक्षम बना सके। टैबलेट और स्मार्टफोन देने वाला ये देश का पहला राज्य है जो अब तक 2 करोड़ युवाओं को ये सुविधा देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाता है और 20 लाख से अधिक युवाओं को अब तक हम इस सुविधा का से लाभान्वित भी कर चुके हैं। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर कोई जनपद ऐसा नहीं होगा जहां के युवाओं को सरकारी नौकरी न मिली हो और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मिशन रोजगार के अंतर्गत जब पूरी सिलेक्शन की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है तो हम स्वयं भी एक बार अवलोकन जरूर करते हैं कि भाई इसमें बताओ क्या उत्तर प्रदेश के हर जनपद के युवा हैं या नहीं है। आज वह भी तस्वीर हम सबके सामने देखने को मिलती है। हर जनपद के युवाओं को उसमें स्थान मिलता है, बिना भेदभाव के मिलता है और सम्मानजनक ढंग से हर तबके का युवा उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के न केवल सरकारी नौकरी बल्कि आज निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में भी जिस स्थान को उसने आगे बढ़ाया है, करोड़ों युवाओं को नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिली। कोविड कालखंड में हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि कैसे उत्तर प्रदेश की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की प्रोग्राम ने, परियोजना ने आने वाले हर कामगार और श्रमिक के हाथों को कार्य दिया था, उन्हें बेरोजगार नहीं होने दिया था। विपत्ति के समय भी, चुनौती के समय भी कैसे कार्य होता है, उत्तर प्रदेश एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत हुआ था
कि नहीं, हम करके दिखा सकते हैं, हम चुनौती का सामना हम करेंगे। उत्तर प्रदेश ने मानक भी प्रस्तुत किए। कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के बारे में लोग कहते थे यह संभव है, उत्तर प्रदेश की टीम ने उसे संभव बना दिया है। लेकिन इसके लिए प्रयास हुए। पुलिस की भर्ती पारदर्शी तरीके से संपन्न हो, यह उत्तर प्रदेश में हुआ। 1,64,000 से अधिक पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न किया गया। न परिवारवाद न जातिवाद। उत्तर प्रदेश का हर नौजवान हमारे परिवार का हिस्सा है और उसे उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी में जगह मिलनी ही चाहिए, यह भी करके दिखाया गया। पुलिस रिफॉर्म हो, इसके लिए प्रयास किए गए। 7 पुलिस कमिश्नरेट यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर बने हैं, यह पहली बार देखने को मिल रहा होगा। उत्तर प्रदेश में हर तहसील स्तर पर फायर टेंडर की स्थापना हो, यह कार्य भी हुए। पुलिस की अवस्थापना सुविधाओं के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकें, यह भी आप हर पुलिस लाइन में आप चले जाइए, हर थाने में आप चले जाइए, आपको पुलिस कार्मिकों के लिए अच्छे बैरक बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे या बन चुके हैं। साइबर थाना अपराध के बढ़ने के साथ हर रेंज स्तर पर और फिर हर जिले स्तर पर भी साइबर थाने की स्थापना हो, इस कार्यक्रम को भी बढ़ाया गया। हर रेंज स्तर पर फॉरेंसिक लैब की स्थापना हो। उत्तर प्रदेश में पुलिस की ट्रेनिंग की क्षमता को बढ़ाया जा सके, इसको 3 गुना भी इस दौरान हम लोगों ने करने में सफलता प्राप्त की। उत्तर प्रदेश में अपना स्वयं का साइबर और फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट हो, उसकी स्थापना भी लखनऊ में हो रही है और इसी सत्र में हम उसमें पाठ्यक्रम भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एसडीआरएफ का गठन हो, जो किसी भी आपदा के दौरान उत्तर प्रदेश वासियों की सहायता करने के लिए और अगल बगल के राज्यों में भी दुर्भाग्य से अगर कोई दैवीय आपदा आती है, उस आपदा के दौरान सहयोग कर सके। उत्तर प्रदेश के अंदर उसके लिए भी 3 बटालियन का गठन हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर मृत प्राय हो चुकी पीएसी की 54 वाहिनियों को पुनर्गठन हो सके, यह भी किया गया। और उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिला कार्मिकों की संख्या बढ़े। आज आप देख सकते हैं पहले की तुलना में 1947 से 2017 के बीच में जितनी जितनी भी वहां महिला कार्मिक थी, 10,000 से बढ़ा करके आज उनकी संख्या बढ़ करके महिला कार्मिकों की संख्या बढ़ करके आज वह लगभग 40,000 तक पहुंच रही है। 4 गुना यह संख्या बढ़ जाए, यह अपने आप में महिला सशक्तिकरण के उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। उनकी ये सभी प्रकार की संभावनाओं को आगे बढ़ाता है। और यहां से जब कार्य प्रारंभ होता है, यहां पे सरकार में ही स्थिरता और अस्थायित्व नहीं है, प्रशासन में भी अस्थायित्व है। पहली बार आपने वर्षों के बाद, दशकों के बाद देखा होगा, कोई जिलाधिकारी, कोई पुलिस अधीक्षक अपना पूरा टेन्योर पूरा कर रहा है जनपदों में। अन्यथा ताश के पत्तों की तरह फेंटे जाते थे सब। प्रशासन में स्थिरता नहीं होगी, शासन में स्थिरता नहीं होगी, हम कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन डबल इंजन सरकार की ताकत है। आज शासन में स्थायित्व है तो प्रशासन को भी उस स्थायित्व का लाभ मिल रहा है और उसका अंततः लाभ उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को प्राप्त हो रहा है। उसका लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को हो रहा है। हर एक सेक्टर में, हर एक क्षेत्र में ये सब रिफॉर्म के लाभ प्राप्त हो रहे हैं, इस परफॉर्म के लाभ प्राप्त हो रहे हैं। अकेले अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए डीबीटी के माध्यम से 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खाते में गया है। और अगर कर्ज माफी की बात को मैं भी इसके साथ जोड़ दूं
तो ये संख्या बढ़कर के 4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर तक पहुंचती है। मित्रों, ये चीजें दिखाती हैं सरकार की प्राथमिकता जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा नहीं। गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, समाज का प्रत्येक तबका है। और सरकार ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ उन तक पहुंचाने का काम हुआ। आज उत्तर प्रदेश में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों को आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। पूर्वी उत्तर प्रदेश जो विकास की दौड़ में पिछड़ गया था, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के साथ जुड़ चुका है। बुंदेलखंड जो आर्थिक रूप से विपन्न माना जाता था, आज बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ जुड़ चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए आज गंगा एक्सप्रेस वे पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और मुझे लगता है कि अब तक हम लोग 12% से अधिक काम उस पर संपन्न कर चुके हैं। तेजी के साथ कार्य चल रहा है और हमारा प्रयास है कि प्रयागराज कुंभ 2025 के पहले पहले गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण पूरा हो और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले सभी श्रद्धालुओं को प्रयागराज कुंभ में आने का अवसर प्राप्त हो तो गंगा एक्सप्रेसवे उनके स्वागत के लिए तैयार हो जाए। आज उत्तर प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी बेहतर, रोड कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ा गया। हर जिला मुख्यालय को 4 लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई या तो पूरी हो चुकी है या युद्ध स्तर पर चल रही है। हर जिला मुख्यालय को एक रिंग रोड से जोड़ा जाए जिससे सिटी के अंदर के अनावश्यक कंजेशन को दूर किया जा सके। आज उस पर भी उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। गांव-गांव की सड़क मार्गों को बेहतरीन करने का कार्य हुआ है और ये कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मेट्रो देश के अंदर सबसे अधिक सिटी में यूपी के अंदर मेट्रो चल रही, 5 सिटी में चल रही है। 6ठी सिटी हमारी आगरा में कार्य चल रहा है, जिसे हमारा प्रयास है कि नवंबर दिसंबर 2023 तक आगरा की मेट्रो के फर्स्ट फेज के कार्य को हम संपन्न करके उसे राष्ट्र को समर्पित करें। रैपिड रेल देश के अंदर पहला स्टेट है जहां पर राष्ट्रीय राजधानी से रैपिड रेल को जोड़ने की कार्रवाई हो रही है और वह लगभग पूरी हो चुकी है। अगले महीने तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसे राष्ट्र को समर्पित करने का कार्य भी होगा। रैपिड रेल, आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा, यही उत्तर प्रदेश। एयर कनेक्टिविटी, जब 17 में हम लोग आए थे तो 2 एयरपोर्ट हमारी पूरी तरह क्रियाशील थे, तो 2 आंशिक थे। लखनऊ और वाराणसी ये सक्रियाशील एयरपोर्ट थे, लेकिन गोरखपुर और आगरा आंशिक थे। आज हमारे पास 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हैं। 12 एयरपोर्ट पे हम वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। इनमें से 5 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने के साथ हमारे साथ एमओयू किया और अपनी सहमति भी दे दी है। ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चिकबल्लापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है, पुष्प अर्पित कर रहे हैं। जोरदार इसके पहले उनका स्वागत किया गया और थोड़ी देर में संबोधन भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कर्नाटक में चुनाव है, बीजेपी का विकास का दाव। कल गृह मंत्री अमित शाह ने 1400 करोड़ की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है कर्नाटक के अंदर। और 2023 में 7वीं बार पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस साल में अंदाजा लगाइए। और विकास की परियोजनाओं की बौछार हो रही है इस वक्त कर्नाटक की जनता के लिए।